आज का ये जो एपिसोड है ना, मतलब मैं कहता हूँ कि सारी बातें आज यहीं पर ख़त्म हो जाती हैं। जो इस एपिसोड में कहानियाँ आ गई हैं ना, क्या ही बात है सच में। टू स्पूकी स्टोरीज़। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद और दुआ है कि आप और आपके सभी घर वाले खैरियत से होंगे। मेरा नाम सनावर है और आप देख रहे हैं जिन स्टोरीज़ एपिसोड 49। तो भाई आज के हमारे इस एपिसोड में है हमारे पास बहुत ही मज़ेदार किस्म की और मतलब टू मच स्केरी स्टोरीज़ के जो शायद आपने कभी पहले इस चैनल पर सुनी हो। कमज़ोर दिल के अफराद इस एपिसोड से परहेज़ ही करें तो बेहतर है, या फिर अगर आपको लगता है कि तुसी जिगरे वाले बंदे हो तो फिर तुसी यू कैन वॉच दीज स्टोरीज़। और आप देख रहे होंगे कि यकीनन मैंने ये जो टोपी है आज चेंज कर ली है। इसकी जगह मैंने वो पेशावरी कैप पहनी है और इसका नाम है होता है कुछ मेरे जहन में नहीं आ रहा इस टाइम। मैं सामने गूगल भी नहीं करना चाह रहा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे बताएं। चल मक्खी इधर से। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे बताएं कि इसको क्या कहते हैं। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। गेटिंग बैक टू द टॉपिक जो कि हमारे आज के जिन स्टोरीज एपिसोड 49। हमारी आज की जो पहली कहानी है ये बहुत अरसा पहले की कहानी है, जब एक दादा जान जो थे अपने जवानी के दिन में आर्मी में हुआ करते थे। तब उनकी पोस्टिंग पेशावर में थी और पेशावर कैंट में उनकी एक रूटीन थी कि वो शाम के वक्त वॉक में निकला करते थे। और तब काफ़ी आसपास घने जंगल हुआ करते थे उनके दौर में। अब का मुझे आइडिया नहीं है। तो उस वक्त उनके साथ एक इंतहाई खौफनाक तरीन एक उनकी ज़िंदगी का किस्सा उनके साथ पेश आया जो शायद ही वो कभी भूले हों। और ये क्या किस्सा था, क्या हुआ उनके साथ, आइए जानते हैं। मेरे दादा आर्मी में हुआ करते थे और ये किस्सा उनके साथ तब पेश आया था। बहुत अरसा पहले की बात है जब मेरे दादा की पोस्टिंग पेशावर में हुई थी। वो वहाँ कैंट में रहते थे और अपनी रूटीन के बावजूद उन्हें शाम की वॉक पर जाना बहुत पसंद था, चाहे कितनी भी सर्दी क्यों ना हो। यूं ही एक मर्तबा वो रूटीन के मुताबिक अपने काम काज के बाद शाम को ट्रैक सूट पहनकर वॉक पर निकले। तब आसपास बहुत सारे दरख्त हुआ करते थे। दिसंबर की शाम में ठंड के साथ जब हवा चलती थी तो दरख्त के पत्ते हिलते उन्हें बेहद पसंद थे। जब वो थोड़ा आगे निकल गए तो उन्हें कुछ आवाज़ आ रही थी। अभी वो थोड़ा दूर ही थे, सो गौर नहीं कर पा रहे थे कि आखिर ये क्या आवाज़ है। जो ही थोड़ा करीब पहुंचे और आवाज़ पे गौर किया तो मालूम हो रहा था जैसे कोई सिसकियां ले रहा था। वो ताज्जुब में मुब्तला हो गए कि दरख्तों की जानिब से सिसकियों की आवाज़ आ रही है, वो भी इतनी शाम के। कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं। दादा उसी स्पॉट पर खड़े होकर जायज़ा ले रहे थे कि सिसकियों की आवाज़ अब रोने में तब्दील हो गई। दादा ने बिना कुछ सोचे फ़ौरन जंगल की तरफ फ्लैश लाइट की और ट्रैक से उतरकर जंगल में चले गए, देखने के लिए कि आखिर कौन है जो रो रहा है। दादा बताते हैं कि उन्हें सिर्फ इस बात से गर्ज था कि रात के दोपहर कोई गुप्त अंधेरे जंगल में किसी मुसीबत में मुब्तला ना हो, सो वो मदद की गर्ज से आगे बढ़े। दादा उस आवाज़ का पीछा करते हुए मज़ीद जंगल में चले जाते जा रहे थे, पर उनको इस बात की खबर नहीं थी। एक जगह ऐसी आई जहाँ से उन्हें लगा कि मज़ीद आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वक्फे वक्फे से रोने की आवाज़ आती है, कभी दाएं जानिब से तो कभी बाएं जानिब से। सो अब दादा को मामला पेचीदा लग रहा था। वो जूं ही पीछे मुड़े तो वो रास्ता ही बदल गया था जहाँ से वो अंदर दाखिल हुए थे। दादा घबराए बगैर अपने स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए वापसी की लोकेशन को स्काउट कर रहे थे। थोड़ा आगे चलकर उनका गुज़र एक काली और मोटी लटकती हुई झाड़ से हो रहा था, जो दरख्त की रंगत से काफ़ी मुख्तलिफ थी और नीचे तक लटक रही थी। दादा ने ज़्यादा गौर नहीं किया, पर उस झाड़ पर उनकी फ्लैशलाइट पड़ रही थी। जब दादा उसे क्रॉस करने लगे तो उनकी आंख के किनारे से उस झाड़ से उन्हें एक चेहरा निकलता हुआ नज़र आया, जो दादा से काफ़ी ऊपर था। दादा ने अब दौड़ लगा दी और पीछे नहीं देखा किसी भी सूरत। इस दौरान उन्होंने अपनी दोनों जानिब से औरतों की आपस में गुफ्तगू करते हुए बाकायदा आवाज़ें आ रही थीं, पर दादा रुके नहीं सिवाय एक जगह के कि जो उनके रास्ते में उनके लिए रुकावट बन गई।
दादा के सामने ज़मीन पर एक औरत कुब निकाल कर बैठी हुई थी और इस कदर स्टेशनरी थी जैसे कोई बेजान मुजस्मा हो। दादा ने दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ी और औरत के पास भागने के बजाय आहिस्ता से उसके पास से गुजरते चले गए, बगैर उसे देखे। जब दादा ने उसे क्रॉस कर लिया तो उन्हें पीछे से किसी औरत की आवाज़ आई जो दादा का नाम लेकर उन्हें पुकार रही थी। दादा के पैरों से तो अब ज़मीन जैसे निकल गई थी कि इस सुनसान जंगल में एक औरत जिसको उनका नाम भी मालूम है, ये सब मखलूक इंसान तो बिल्कुल नहीं। बस दादा अल्लाह का कलाम पढ़ते हुए चलते रहे बगैर रुके और आखिरकार वापस ट्रैक पर पहुंच गए। इस वाक़े के बाद जब दादा घर आए तो उन्हें काफ़ी तेज़ बुखार हो गया था। उन्होंने अपने खानसामा को इस सिलसिले के मुतालिक बताया तो खानसामा ने उन्हें बताया कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं जो ज़िंदा सलामत बच निकला है। उस जंगल में छिलावे रहते हैं जो कभी औरतों और जानवरों के रूप इख्तियार करके लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। यकीनन अल्लाह के कलाम की ताकत ने आपको उनसे बचा लिया है। सुन रहे हैं ना आप लोग कि ये किस कदर हैवी किस्म की स्टोरीज़ हैं कि इंसान को पढ़ते हुए भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सुनते हुए भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बट एनी हाउ, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। ये स्टोरी एक हॉस्टल बॉय की है जो हॉस्टल में रहते हैं और उनके हॉस्टल के साथ ही एक फ़ुटबॉल क्लब है। जब फरागत होती है उन्हें अपनी काम काज या पढ़ाई से, तो वो अक्सर खिड़की की तरफ मुंह किए बच्चों की तरह बाहर देख रहे होते हैं कि जी ठीक है फ़ुटबॉल खेला जा रहा है। वैसे ही इट सेल्फ जो है ना, खुद इतने फ़ुटबॉल के शौकीन नहीं है, मगर फिर भी इन्हें देखना पसंद है। ताजुब की बात है, पर चले हम इस बात को हज़म करते हैं कि फ़ुटबॉल तो फिर इट्स अ वाइब ब्रो। बट एनी हाउ, तो एक रात जब ये अपनी पढ़ाई कर रहे थे उस दौरान इनके साथ कुछ अजीबोगरीब सिलसिले पेश आना शुरू हो गए कि जो इनकी समझ से बालातर थे। वो क्या सिलसिले थे, वो क्या हैपनिंग्स इनके साथ हुई, आइए जानते हैं। मेरे हॉस्टल के साथ ही एक फ़ुटबॉल क्लब है। मैं ख़ुद तो फ़ुटबॉल का इतना ख़ास फ़ैन नहीं, पर अपने कमरे की खिड़की से लाइव देख लिया करता हूँ। मेरी यूनिवर्सिटी से वापसी 6 बजे होती है और फ़ुटबॉल क्लब तकरीबन 7 बजे तक ओपन रहता है। उसके बाद 8 बजे तक इंडिविजुअल प्रैक्टिस के लिए अगर किसी ने रुकना हो तो वो रुक जाता है और अपनी प्रैक्टिस करता रहता है। दिसंबर की बात है जब मेरे इम्तिहान चल रहे थे और मैं देर रात तक जागकर अपनी पढ़ाई और तैयारी मुकम्मल कर रहा था। मैं अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ इतना था कि वक्त का पता नहीं चल रहा था और यूं ही आधी रात हो गई। मुझे फ़ुटबॉल क्लब से आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई बार बार फ़ुटबॉल को किक लगा रहा हो, वो भी ज़ोर से। पहले तो मैंने इग्नोर किया, मगर जब वक्फे से मुझे आवाज़ आ रही थी सो मैंने देखना चाहा खिड़की से, मगर धुंध इस कदर थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने अपने हॉस्टल के चौकीदार को कॉल मिलाई और उससे पूछा कि फ़ुटबॉल क्लब में कोई है, तो कहने लगा कि हमें तो कोई अंदाज़ा नहीं और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। मैं ताजुब में था कि आवाज़ तो फ़ुटबॉल की है, पर कौन पागल इस रात के पहर खेल रहा है। खैर, मैं दोबारा अपनी बकिया पढ़ाई में तवज्जो देने लगा अपना काम मुकम्मल करने के लिए। उसी दौरान दोबारा मुझे आवाज़ आई और मेरा ध्यान बंटने लगा। मेरे कमरे में टॉर्च पड़ी थी, सो मैंने फ़ुटबॉल कोर्ट की तरफ अपनी टॉर्च की रोशनी की, मगर टॉर्च की रोशनी कम थी और उसकी वजह से सिर्फ धुंध मज़ीद वाज़ेह हो रही थी, ना कि कुछ और दिखाई दे। अब मैं तंग पड़ रहा था क्योंकि सुबह बहुत अहम पर्चा था जिसकी मैं तैयारी कर रहा था और मुझे समझ भी नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं जो ये आवाज़ आना बंद हो। मैंने अल्लाह का नाम लिया और टॉर्च पकड़ के फ़ुटबॉल क्लब की तरफ जाने का इरादा किया। अपने हॉस्टल का दरवाज़ा खोलकर मैंने टॉर्च पकड़ के क्लब की तरफ अपने कदम बढ़ाए। शदीद ठंड थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब फ़ुटबॉल क्लब की तरफ जा रहा था उस वक्त मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी। किसी तरह मैंने उसके ग्राउंड की दीवार तक पहुंचकर ग्रिल से आसपास देखा तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था। खाली ग्राउंड था जहां तक मेरी हद निगाह पहुंच रही थी धुंध के बायस। जब मैं तसल्ली करके वापसी के लिए मुड़ा तो एकदम पीछे से आवाज़ आई जैसे कोई भागा है। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो फ़ुटबॉल अपने आप हवा में मंडराते हुए गोल के पोल को लग रहा था, जिसकी मुझे आवाज़ परेशान कर रही थी। ये मंजर देखना था कि मैंने वहाँ से फुर्ती लगाई और सीधा अपने कमरे में भाग आया।
मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक ऐसा मंज़र नहीं देखा जिसमें फ़ुटबॉल को हवा में खुद ही लहराते हुए मैंने देखा हो, और वो भी बॉल को लगते हुए देख रहा था मैं। मेरे लिए ये एक बेहद खौफनाक वाक़या था जिस पर मैंने दोबारा कभी तवज्जो नहीं दी। नेक्स्ट अप काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्टोरी इन दिस एपिसोड। दोस्तों की स्टोरी है। बारबेक्यू का एहतमाम कर रहे थे दिसंबर के महीने में जब धुंध ज़ोरों शोर से पड़ रही थी। बाय द वे धुंध आप सबको मुबारक हो, सिवाय लाहौरियों के, क्योंकि लाहौर में तो सिर्फ स्मॉग पड़ती है, धुंध का वहाँ पे नामो निशान नहीं है। सो आई एम सॉरी टू ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स इन लाहौर एंड ऑल ऑफ द व्यूवर्स जो लाहौर में रहते हैं, बहुत माजरत के साथ, पर सच कह रहा हूँ, आपके वहाँ पे सिर्फ स्मॉग पड़ती है, धुंध नहीं पड़ती। तो जब ये दोस्त अपने बारबेक्यू का एहतमाम कर रहे थे तब इस दौरान उनके साथ एक ऐसा किस्सा पेश आया जो उस वक्त उन्हें पता नहीं चला, मगर बारबेक्यू के बहुत देर बाद जाकर उन्हें पता चला जब वो अपने घरों को वापस लौट रहे थे। तो आइए सुनते हैं। एक मर्तबा मैं और मेरे दोस्त दिसंबर की सर्दियों में बारबेक्यू का एहतमाम कर रहे थे। तकरीबन 5 दोस्त थे मुझे मिलाकर। उस रात हम दोस्तों ने बारबेक्यू के दौरान एक दूसरे को जिन स्टोरीज सुनाना शुरू कर दी, और फहद और इमरान की शक्ल देखने वाली थी। उन दोनों को जिन स्टोरीज में इंटरेस्ट तो बहुत है, मगर थोड़ी ही देर बाद खौफ के मारे उनकी हालत बुरी हो जाती है। किसी ने आपबीती सुनाई तो किसी ने अपने गांव देहात के पुराने किस्से सुनाए, पर सभी को बहुत मज़ा आ रहा था। अपनी शुगल मस्ती के बाद सभी अंदर कमरे में आ गए और दोबारा कहानियों का सिलसिला रज़ाइयों में घुसकर शुरू कर दिया। एक दोस्त ने लाइट ऑफ करके लैंप लाइट ऑन कर दी और बाकायदा माहौल बनाकर कहानियाँ सुनाई। इस दौरान इमरान ने रिक्वेस्ट की कि कहानियाँ काफ़ी हो गई हैं तो टॉपिक चेंज कर लिया जाए तो बेहतर है। उसकी हालत को मद्देनज़र रखते हुए हमने आखिर टॉपिक बदल ही लिया। चंद घंटे बाद सबकी बैटरी लो होने लगी और एक एक करके नौजवान सोते चले गए। न जाने कब पर मेरी आंख भी इस दौरान लग गई। मुझे आदत नहीं रोशनी में सोने की, फिर चाहे ज़्यादा रोशनी हो या कम रोशनी हो। काफ़ी देर बाद मेरी आंख खुली तो मैं उठकर लैंप लाइट ऑफ करना चाहिए। सर्दी बहुत थी और गर्म बिस्तर से निकलने का मन भी नहीं कर रहा था। आखिरकार मैंने हिम्मत करके रज़ाई हटाई और उठकर लैंप लाइट ऑफ करने लगा। ऑफ करने से पहले मैंने सब दोस्तों को देखा तो मज़े से सो रहे थे, तो मैंने सबकी अपने फ़ोन से तस्वीर ली और लाइट ऑफ करके सो गया। अगले दिन जब सब अपने घरों को वापस चले गए और ग्रुप में सब इमरान का मजाक उड़ा रहे थे, तो मैंने सोचा कि इन सब का भी मजाक उड़ाया जाए। तो मैंने वो तस्वीर जो रात को ली थी उस ग्रुप में सेंड कर दी। सेंड करके मैं अपने कामकाज में मसरूफ़ हो गया था कि थोड़ी देर बाद चेक करूँगा ग्रुप। थोड़ी देर बाद मुझे फ़हद की कॉल आई और उसने मुझसे कहा कि अच्छा मजाक कर लेते हो तुम। मैंने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई तो पूछने लगा कि ये पिक्चर तुमने खुद एडिट की है या फिर करवाई है। मैंने ताजुब से पूछा, एडिट? कौन सी एडिट और पिक्चर? कहने लगा ज़्यादा मासूम मत बनो, मुँह पर ही मुकर रहे हो, ग्रुप में पिक्चर भेज कर वो भी। मैंने फ़ौरन से ग्रुप ओपन किया तो सबके मैसेजेस इकट्ठे हो रखे थे और सब एक बात को लेकर मजाक बना रहे थे कि 4 बंदों में 5वें पाँव किस बंदे के हैं। जब मैंने पिक्चर दोबारा ओपन की और गौर किया तो तस्वीर में उन 4 दोस्तों के अलावा किसी 5वें बंदे के पैर भी नज़र आ रहे थे, जबकि तस्वीर तो मैं बना रहा था और टोटल हम 5 दोस्त थे। तो ये 6वां बंदा कौन था? बहुत दिनों तक मेरी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया, मगर आखिरकार मेरे बहुत इसरार करने पर सभी मान गए और फिर हम सब ने इज्तिमाई फ़ैसला किया कि इस तस्वीर को डिलीट कर देना ही मुनासिब है, ना कि इसे पास रखना। सो हम सब ने उस तस्वीर को अपने अपने एंड से डिलीट कर दिया। So that was the reason I was telling you why this story is one of the favorite story of this episode, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग और डिफरेंट है और सुन के ना एक दफ़ा चिल्स आ जाते हैं। ये कहानी वो लोग अपने साथ रिलेट कर सकते हैं कि जिन्हें खबत होता है नहाने का, और इस कदर वो नहाते हैं कि वो ना गर्मी देखते हैं ना सर्दी देखते हैं, बस उन्हें पानी चाहिए और रात को सोने से पहले वो लाजमी नहा कर सोते हैं।
ऐसे कुछ हैं लोग जिन्हें मैं जानता हूँ, कुछ कज़न्स हैं, कुछ दोस्त हैं, और होते हैं कुछ लोगों को आदत होती है कि चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, शिद्दत कितनी भी हो, नहाए बगैर उन्हें सोने की आदत नहीं होती। और अच्छी बात भी है और नहीं भी है, पर खैर ये तो वक्त ही बताएगा। दिसंबर की बात हो रही हो तो हम सभी नहाने के जिक्र से डरते हैं। मेरे लिए तो ये मजाक एक खौफनाक वाक़ये में बदल गया। रात को नहाकर सोने की आदत बचपन से ही वालिदा ने डाली है। उसी आदत से मजबूर होकर हॉस्टल रहने के बावजूद भी मैं नहा कर सोता हूँ। हॉस्टल और यूनिवर्सिटी दोनों ही सेफ एरिया में है और शहर के बीचों बीच है। ऐसा भी नहीं कि सुनसान जगह हो। मैंने रात का खाना खाया और नहाने के लिए चला गया। गर्म पानी के धुएं से शीशे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे शीशे की ऐसे ज़रूरत भी नहीं थी, सो बगैर ध्यान दिए मैं वापस आकर लेट कर सो गया। करीब रात के 2 बज रहे थे जब बाथरूम जाने की मुझे ज़रूरत महसूस हुई। कैसे तैसे करके गर्म बिस्तर से मैंने ये फ़ैसला कर ही लिया कि रोकने से बेहतर है कि इंसान चला ही जाए। जैसे ही लाइट ऑन की, मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। वॉशरूम में सामने शीशे की तरफ देखा तो शीशे पर जमी हुई भाप एक आदमी के वजूद में बदल चुकी थी, जैसे फ्रेम में कोई आदमी खड़ा हो। अजीब चौड़े आदमी का वजूद जो रोंगटे खड़े कर दे। ये निशान कहाँ से आया और कैसे बना, कुछ समझ नहीं आया मुझे उस वक्त। ऐसा कभी ना तो पहले हुआ था और ना ही इस रात के बाद कभी हुआ। ये क्या सिलसिला था, मेरे लिए आज भी एक सवालिया निशान से कम नहीं। नेक्स्ट स्टेप स्टोरी है हमारे पास एक हस्बैंड और वाइफ की है जो कि मरी में रिहाइश पजीर थे या है। तब उनके साथ एक इस तरह का किस्सा पेश आया जो काफ़ी नाकाबिल फरामोश था। इन्होंने सोचा भी नहीं था कि इनके साथ इस तरह का कोई सिलसिला पेश आ सकता है। तो वो क्या बात हुई इनके साथ, क्या नहीं हुई, आइए सुनते हैं। मेरे हस्बैंड की जॉब मरी में है, इसलिए हम अपनी फैमिली से दूर मरी में एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं। ये वाक़या दिसंबर का है जब हम दोनों मियाँ बीवी ग्रॉसरी करने के लिए बाहर निकले। बर्फ़बारी के दिनों में अक्सर ऐसा होता है कि बाहर से घर में दाखिल हो तो जूते सफ़ेद निशान फर्श पर छोड़ देते हैं। ग्रॉसरी करके वापस आ रहे थे कि हस्बैंड ने कहा कि बर्फ़बारी है और बाहर आए हैं तो खाना खा कर ही वापस जाते हैं और कॉफ़ी पिए बगैर नहीं जाएंगे। हम एक होटल गए, खाना खाया, फिर कॉफ़ी पी और घर के लिए निकल आए। सर्दियों के दिन छोटे होते हैं और जब हम घर पहुंचे तो गुप अंधेरा हो चुका था। अब थकावट की वजह से मैंने हस्बैंड से कहा कि आप जूते यहीं उतार दें, मैं सुबह सफाई करूंगी। अपने और हस्बैंड के जूते बाहरी रैंक पर रखे और सामान समेट कर सो गए। सुबह देर से आंख खुली तो नाश्ता बनाने के लिए कमरे से बाहर आई और देखा तो पूरे घर में सफ़ेद पैरों के निशान थे जो अक्सर बर्फ़ के बाद आकर फर्श पर पड़ते। लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड ने तो जूते बाहर रैंक में ही रख दिए थे, तो ये किसके जूतों के निशान पड़े हैं। मैं इस कदर डर गई थी कि शायद घर में कोई चोर दाखिल हो गया है, तो भागकर मैंने अपने हस्बैंड को उठाया कि देखें घर में पैरों के निशान हैं। वो आए और जब गौर किया तो पता चला कि ये निशान किसी बड़े के नहीं बल्कि छोटे बच्चे के हैं। और सबसे दिल दहला देने वाली बात यह थी कि पैरों के निशान एक डायरेक्शन में नहीं थे। एक पाँव का निशान सीधा तो एक पाँव का निशान उल्टा था। So that's it for today. I hope you enjoyed the episode, and if you did, you know what to do. Like, subscribe and tap the bell notification because you never know what's coming. मिलते हैं अगले एपिसोड में और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इस टॉपिक को क्या कहते हैं। और तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।